आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा था ना वो था मोशन इन वन डायमेंशन, वन डी मोशन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन, टू डी मोशन। इसमें सबसे फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन? तो हम किस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन? देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या था कि तुम किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फेंक रहे थे। तुम किसी पार्टिकल को क्या कर रहे थे? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फेंक रहे थे, या फिर उस पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे थे, सिंपली ऐसे ड्रॉप कर रहे थे, और उसके मोशन को हमने बोला था मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं फेंकेंगे। क्या करेंगे, हम पार्टिकल को ऊपर तो फेंकेंगे, अर्थ सरफेस से ऊपर तो फेंकेंगे, ग्राउंड से ऊपर तो फेंकेंगे, बट नॉट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं, हम हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंकेंगे, और वो एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। हम किसी पार्टिकल को ऊपर तो फेंकेंगे बट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं। हम उस पार्टिकल को ऊपर तो फेंकेंगे बट किसी एंगल पर, और वो एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसे में उस पार्टिकल के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब आप किसी पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, तब उसके मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मान लो, ये मान लो ग्राउंड है, गया ये क्या है, ग्राउंड है। हमने किसी पार्टिकल को फेंका, तो आप पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे ना, पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे, ऊपर मतलब किसी एंगल पर जो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो पार्टिकल कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो करती है, इस तरह के पाथ को फॉलो करती है, इस तरह के पाथ को फॉलो करती है, इस तरह के कर्व पाथ को फॉलो करती है पार्टिकल। तो इस तरह के कर्व पाथ को फॉलो करती है पार्टिकल। हमने क्या किया, किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने क्या किया था, पार्टिकल को किस हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया था, ग्राउंड से एबव, और वो मान लो कि वेलोसिटी कितनी थी, u। हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ग्राउंड से थीटा एंगल पर ऊपर फेंका। तब पार्टिकल क्या करती है ना, तो कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो करते हुए वापस ग्राउंड पर गिरती है। पार्टिकल क्या करती है, कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो करते हुए वापस ग्राउंड पर गिरती है। ऐसे में पार्टिकल के मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है जी। तो इस पार्टिकल का मोशन क्या बोला जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहला लाइन तो ये, when a particle is projected above the ground, above the ग्राउंड, एबव द ग्राउंड मैंने लिखा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन नहीं लिखा है, ध्यान देना। एबव द ग्राउंड एट एन एक्यूट एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक्यूट एंगल मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। then its motion is called projectile motion। तो तुम एक बात तो एकदम क्लियर समझ लो कि जब किसी पार्टिकल को, जैसे मान लो ये पार्टिकल है, हमने इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में से फेंका, हमने क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, तो इसके मोशन को बोला जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये 1D मोशन का एग्जांपल है।
ठीक है, ये भी तो ग्रेविटी के अंदर ही मोशन कर रही है, बट जब तुम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फेंकोगे ना इस तरह से किसी पार्टिकल को, तो ये एग्जाम्पल हो गया 1D मोशन का। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन उनको बोलेंगे कि आप इस पार्टिकल को ग्राउंड से किसी एंगल पर फेंकते हैं जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। देखो हम ऐसे फेंके, ऐसे फेंकते हैं ना, तो ऐसे फेंकेंगे तो पार्टिकल क्या करती है, ऐसे इस पाथ को फॉलो करती है। पार्टिकल क्या करती है, इस पाथ को फॉलो करते हुए वापस ग्राउंड पर गिरती है। तो इस तरह के जब पार्टिकल को हम ग्राउंड से किसी एंगल फेंकते हैं जो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तब इसके मोशन को हम बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये तो समझ में आ गई कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। ओके, नेक्स्ट बात है, देखो हम जिस पार्टिकल को फेंकते हैं ना, जिस पार्टिकल को फेंकते हैं उस पार्टिकल को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। द प्रोजेक्टेड पार्टिकल, द प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, जिस पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है एबव द ग्राउंड, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट, पार्टिकल को हमने ग्राउंड से किसी एंगल थीटा पर फेंका है ना, ग्राउंड से किसी एंगल थीटा पर फेंका है, तो उस एंगल का भी कुछ नाम है, यस, और इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। द एंगल at which the particle is projected, the angle from the horizontal, the angle, यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लिखना आवश्यक है। द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोलिए या ग्राउंड बोलिए एक ही बात है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल at which particle is projected, particle is projected called angle of projection, called angle of projection, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब यहां पर इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो नेक्स्ट में क्या है कि पार्टिकल को आप जिस वेलोसिटी से फेंकते हो ना, पार्टिकल को जिस इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हो, उस इनिशियल वेलोसिटी को बोला जाता है प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। जैसे कि यहाँ पर हमने पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका है ना, तो इस यू को हम बोलेंगे प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। तो ये सब टर्म जान लो तुम। द इनिशियल वेलोसिटी, the initial velocity with which the initial velocity with which the particle is projected above the ground is called projected velocity. Projected velocity, जैसे कि यहाँ पर ए को हम बोलेंगे प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। नेक्स्ट देखो, पार्टिकल को जब हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका किसी एंगल पर, तो पार्टिकल क्या की, इस पाथ को फॉलो करते हुए वापस ग्राउंड पर गिरती है। तो इस पाथ को हम बोलते हैं, इस पाथ को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। पाथ को क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी। तो इस बात को लिख दें कि द पाथ फॉलोड बाय द पाथ followed by the particle is called trajectory.
ट्रैजेक्टरी, इस पाथ को ही हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी, तो ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट हमने पार्टिकल को मान लो इस पॉइंट ओ से फेंका और इस पॉइंट पी पर पार्टिकल वापस ग्राउंड से टकराता है। हमने पार्टिकल को पॉइंट ओ से फेंका और वापस पॉइंट पी पर पार्टिकल ग्राउंड पर गिरती है। तो पार्टिकल जितनी देर के बाद वापस ग्राउंड पर गिरती है ना, पार्टिकल जितनी देर के बाद वापस ग्राउंड पर गिरती है उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तुमने यहाँ से फेंका और मान लो टी टाइम के बाद पार्टिकल पॉइंट पी पर ग्राउंड पर गिरा, तो उस टाइम टी को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या बोलेंगे? द टाइम taken by the particle to reach the ground, is called time of flight, तो पार्टिकल को जब तुम यहां से फेंकोगे तो पार्टिकल कुछ समय के बाद वापस ग्राउंड पे गिरेगी ना, तो उस टाइम को ही बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो नेक्स्ट, जिस पॉइंट से तुम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो ना, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे यहाँ पर हमने पार्टिकल को पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया है, इस पॉइंट ओ को बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। द पॉइंट फ्रॉम विच particle is projected above the ground is called point of projection, ठीक है, ये भी बात तूने जान लिया। ओके, नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट बात करेंगे। कौन कौन से? एक तो देखो, ये है पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u, जो क्या कर रही है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। तो आप जानते हो कि इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होंगे वर्टिकल कंपोनेंट। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा ना, यस होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये कौन सा होगा? u cos थीटा, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और ये कौन सा कंपोनेंट होगा? ये होगा u sin थीटा। तो इस इनिशियल वेलोसिटी u का दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। देखो, जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनती है ना, उस एक्सिस पर कॉस कंपोनेंट होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर साइन कंपोनेंट होता है। यदि किसी को भी आप में से किसी को भी यदि कंपोनेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो आप जाइए मेरा वेक्टर चैप्टर वाला कंपोनेंट वाला पार्ट देखिए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वहाँ पर इस टॉपिक को देखिए, आपको कंपोनेंट अच्छे से ड्रॉ करने आ जाएंगे। गारंटी है मेरी, आपको कंपोनेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आप कंपोनेंट कभी भी अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए यहाँ पर तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा u cos थीटा, एक हो जाएगा u sin थीटा। तो इस इनिशियल वेलोसिटी u का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। हो गया जी, ठीक है। अब देखिए काम की बात क्या है, इसके पहले हम इस u cos थीटा और u sin थीटा को समझे, उससे पहले हम समझ लेते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब इसके बारे में आगे समझेंगे। किसके बारे में? u cos थीटा एंड u sin थीटा के बारे में। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब भी आप किसी पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हो ना, चाहे किसी भी एंगल पर फेंकते हो,
तो उस पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, और किधर लगती है, नीचे की तरफ लगती है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। जब भी आप किसी पार्टिकल को आप ग्राउंड से ऊपर फेंकेंगे, चाहे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में या किसी भी एंगल पर, तो उस पार्टिकल पर वर्टिकली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। तो यहाँ भी आप पार्टिकल पर, यहाँ भी जो जिस पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है ना, उस पार्टिकल पर एक नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किधर लगेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो चाहे आप इस ट्रैजेक्टरी के, इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, आप इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, हर पॉइंट पर जो जी लगेगी ना, वो किधर लगेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। हर पॉइंट पर जो जी लगेगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किधर लगेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तुम किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, जो जी लगती है ना, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। ये किसका डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम इस ट्रैजेक्टरी के किसी भी पॉइंट पर चले जाए ना, हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी किधर लगती है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। तो पहले हम इस लाइन को लिख देते हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी acts on the particle, acts on the particle in vertically downward direction, in vertically downward direction at each and every point, on the trajectory, ठीक है। अब सुनो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुमको पता चल गई किधर लगती है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। आप ट्रैजेक्टरी के किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। अब सुनो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगती है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। और जी किधर लग रही है, और जैसे देखो, जैसे ये यू साइन थीटा क्या है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। यू साइन थीटा का डायरेक्शन क्या है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है। और जी का डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब ये यू साइन थीटा को ये जी डिस्टर्ब करने वाली है, ये यू साइन थीटा को ये जी डिस्टर्ब करने वाली है। या तो सपोर्ट करेगी या तो अपोज करेगी। ये जी इस यू साइन थीटा को सपोर्ट भी करेगी और अपोज भी करेगी। कब सपोर्ट करेगी कब अपोज करेगी बताता हूँ। तो पहले ये जान लो कि ये यू साइन थीटा को जी, यू साइन थीटा पर जी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालने वाली है। ये यू साइन थीटा पर जी इफेक्ट डालने वाली है, क्योंकि यू साइन थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इन पर तो इफेक्ट डालने वाली है जी यू साइन थीटा पर। मतलब ये यू साइन थीटा है ना, ये समय के साथ चेंज होगा, समय के साथ चेंज करेगा। कौन, यू साइन थीटा। मतलब ये यू साइन थीटा कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। मतलब ये यू साइन थीटा कांस्टेंट नहीं होने वाली है, ये चेंज होते चली जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे मान लो पार्टिकल को तुमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया और मान लो पार्टिकल का ये वाला मैक्सिमम हाइट है, ये वाला पॉइंट क्या है तो मैक्सिमम हाइट है, ये वाला पॉइंट क्या है तो मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, दैट इज यू साइन थीटा, ये क्या करेगी, लगातार डिक्रीज करते जाएगी, लगातार डिक्रीज करते जाएगी ना।
और मैक्सिमम हाइट पर आकर के ये यू साइन थीटा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर आकर के ये यू साइन थीटा जीरो हो जाएगी, बट पार्टिकल यहाँ पर रुकेगा नहीं। जैसे ही मैक्सिमम हाइट पर पहुँचाना यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट पर पहुँचाना, ये यू साइन थीटा यहाँ पर जीरो हो जाएगी। मतलब पार्टिकल यहाँ से अब ऊपर नहीं जाएगा। देखो पार्टिकल लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन ये है मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पर यू साइन थीटा क्या हो गई, जीरो हो गई। इसलिए पार्टिकल यहाँ से वो ऊपर तो नहीं जाएगा, इतना तो फिक्स है, इसीलिए इसको बोल दिया गया मैक्सिमम हाइट, ऊपर तो नहीं जाएगा। तो पार्टिकल किधर जाएगी, तो भैया यहाँ पर जब यू साइन थीटा जीरो हो गया तो पार्टिकल आगे कैसे बढ़ी, पार्टिकल इसको यहीं पर गिर जाना चाहिए था। जब हमने बोल दिया कि इस मैक्सिमम हाइट पर यू साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल को यहीं पर नीचे गिर जाना चाहिए था ना, लेकिन नीचे तो नहीं गिर रहा है पार्टिकल, पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर गिर रहा है, जबकि पार्टिकल को इसी पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर गिर जाना चाहिए यहीं पर। तो पार्टिकल गिर कहाँ रहा है, तो यहाँ पर। क्यों बताओ, सोचो, पार्टिकल यहीं पर क्यों नहीं गिर गई, जबकि यू साइन थीटा यहाँ पर जब जीरो हो गई तो पार्टिकल यहाँ पर क्यों गिरी। इसलिए पार्टिकल यहाँ पर गिरी कि देखो इस पार्टिकल के पास दो डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है और एक किस तरह कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन मूव कर रहा है। पार्टिकल दो डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यू साइन थीटा। तो यहाँ पर यू साइन थीटा जीरो हुई है, यू साइन थीटा जीरो हुई है, यू कॉस थीटा जीरो नहीं हुई है। मैक्सिमम हाइट पर यू कॉस थीटा जीरो नहीं हुई है, क्योंकि यू कॉस थीटा यहाँ पर जीरो नहीं हुई है, इसलिए पार्टिकल यू कॉस थीटा के कारण आगे बढ़ेगा। पार्टिकल तो जाना चाहेगा इधर, जाना चाहेगा सीधे इधर। देखो अब तुम सोचोगे यू कॉस थीटा जीरो नहीं हुई है तो पार्टिकल किधर जाना चाहिए, सीधे ऐसे चला जाना चाहिए, पार्टिकल को ऐसे चला जाना चाहिए ना, लेकिन पार्टिकल वैसे नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टिकल तो जाना चाहेगा उधर ही, पार्टिकल तो जाना चाहेगा इधर ही, क्योंकि यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लग रही है। यू कॉस थीटा का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लग रही है। तो यहाँ के बाद मैक्सिमम हाइट के बाद पार्टिकल तो जाना चाहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही, लेकिन ये भी तो है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये छोड़ेगा थोड़े इसको, वो तो लग रहा है ईच एंड एवरी पॉइंट पर नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो पार्टिकल जाना चाहेगा इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन जी क्या कर देगा, उसको खींच देगा, जी खींच जाएगा, खींचते चला जाएगा, जिस कारण से पार्टिकल इस पाथ को नहीं फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा, पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए नीचे गिरता है। यू कॉस थीटा का कारण पार्टिकल जाना चाह रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के कारण पार्टिकल उस डायरेक्शन में न जा करके इस बात को फॉलो करने लगा, क्योंकि यू कॉस थीटा पार्टिकल को इधर ले जाना चाह रहा था और जी पार्टिकल को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाना चाह रहा था। यू कॉस थीटा पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पार्टिकल को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आना चाह रहा था। तो पार्टिकल ने ना इनकी सुनी ना इनकी सुनी और पार्टिकल ने इस पार्ट को फॉलो किया। पार्टिकल ना तो नीचे गिना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, ना तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया, पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है जी, तो भले ही मैक्सिमम हाइट पर यू साइन थीटा जीरो हो जाती है, लेकिन पार्टिकल यहाँ से नीचे नहीं गिर जाएगी, आगे बढ़ती रहेगी ड्यू टू द यू कॉस थीटा। इतनी बातें क्लियर हो गई? यस, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो, तो मैक्सिमम हाइट तक यू साइन थीटा क्या होगी, घटते जाएगी, लेकिन मैक्सिमम हाइट के बाद यू साइन थीटा क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। यहाँ पर जीरो हो गई थी ना, लेकिन वापस से ये क्या कर रहेगी, यू साइन थीटा कंसिडरेशन में आ जाएगी और धीरे धीरे ये बढ़ते चली जाएगी। तो जी के चलते यू साइन थीटा कभी घटता है तो कभी बढ़ते चला जाता है। मतलब ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जी यू साइन थीटा लगातार चेंज होती चली जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब ये कि यू साइन थीटा कॉन्स्टेंट नहीं होता है थ्रू आउट द मोशन। अच्छा, इतनी बात तो पता चल गई भाई, यू साइन थीटा कॉन्स्टेंट नहीं होती है थ्रू आउट द मोशन। बट व्हाट अबाउट द यू कॉस थीटा, ये क्या कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है, इन पर किसी का बस चलता है कि नहीं, ये यू कॉस थीटा पर किसी का इफेक्ट होता है कि नहीं? आंसर है नो। यू कॉस थीटा पर फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इफेक्ट डालने वाला तो एक ही है ना, कौन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी।
जो किधर लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ना। और ये यू cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। यू cos थीटा का डायरेक्शन क्या है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। और जी किधर लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। मतलब ये जी इस यू cos थीटा पर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। ये जी इस यू cos थीटा पर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। कोई जा रहा है इस डायरेक्शन में और उसको पकड़ने के लिए कोई दौड़ लगा दिया नॉर्थ डायरेक्शन में, तो कभी व्यक्ति पकड़ाएगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन में सीधे जाते रहेगा और इस जाने वाला इस डायरेक्शन में जाते रहेगा, नहीं पकड़ाएगा ना। तो यू cos थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो ये कहने का मतलब ये कि ये जी इस यू cos थीटा पर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एराइज हुई, जिसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पार्टिकल पर लग रही है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रही है भाई, कोई तो फोर्स नहीं लग रही है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रही है। इसका मतलब यू cos थीटा जो है ना, ये थ्रू आउट द मोशन डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। मतलब यू cos थीटा थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं करने वाली है। मतलब यू cos थीटा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने वाली है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो यू cos थीटा ना, मतलब पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द मोशन। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। तो दो चीज़ें आपने सीखा, एक तो यू sin थीटा समय के साथ चेंज होते चली जाती है, मतलब यू sin थीटा कांस्टेंट नहीं होती है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज यू cos थीटा इज द कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो इस बात को भी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, द हॉरिजॉन्टल component of velocity ब्रैकेट में यू cos थीटा will remains constant throughout the motion, पूरी मोशन के दौरान यू cos थीटा कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रही है। तो इतनी बातें तुम नोट करो। चलो यहाँ तक तुमने सीख लिया। आगे एक चीज़ देखो, ये जो पॉइंट ओ से पार्टिकल को तूने फेंका है और पार्टिकल कहाँ पर गिरी है, पॉइंट पी पे गिरी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट पी के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल को तूने पॉइंट ओ से फेंका और पार्टिकल इस बात को फॉलो करते हुए कहाँ पर गिरी, पॉइंट पी पर गिरी, तो पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इस बात को भी लिख देते हैं, जैसे ये हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज, ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the particle is called horizontal range। क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब एक आखिरी बात तुम सीख लो। कौन सी? आज का आखिरी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन का आखिरी बात नहीं है, आज का आखिरी बात है, ध्यान देना। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या देखा था, 1D मोशन में, 1D मोशन में, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी का ही भी एग्जाम्पल है।
ये भी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी का ही एग्जाम्पल है, बट 2D मोशन में। 1D मोशन में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा था क्या, पार्टिकल के पास एक ही वेलोसिटी होती थी, वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल के वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है, एक है वर्टिकल कंपोनेंट, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक है वर्टिकल कंपोनेंट, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन 2 मोशन का मिक्सचर है। कौन कौन, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 मोशन का मिक्सचर है, 2 मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक वर्टिकल मोशन, एक हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। किसका कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो, ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन अपनी कंप्लीट नहीं हो रही है, और भी चीज़ें बाकी है जो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास को अटेंड करने से पहले, मतलब नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले, आप आज का लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तो ही वो नेक्स्ट वीडियो का लेक्चर आपको समझ में आने वाली है। फिजिक्स हार्ड नहीं है, उसको समझ के पढ़ो, तब तक समझते रहो, तब तक पढ़ते रहो जब तक फिजिक्स समझ में ना आ जाए, तब तक फिजिक्स को समझते रहो जब तक फिजिक्स तुमको दिखने न लगे। ये सब चीज़ें जो हमने किया है ना, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, तुम स्वयं से कर सकते हो, तुम स्वयं से लिख सकते हो। एक बार थिंकिंग तो करना स्टार्ट करो, एक बार सोचना तो स्टार्ट करो। ये सब चीज़ें स्वयं से कर सकते हो, स्वयं से लिख सकते हो। ये जितनी भी आज लाइन लिखवा है ना मैंने, ये सब रटने वाली चीज़ नहीं, ना मैंने रटा है ना आपको रटने की आवश्यकता है। मैंने भी समझ के लिखा है और आपको भी समझ के ही लिखना है। जब आप पूरी लेक्चर को, पूरी चीज़ को आप स्वयं से एनालाइज करेंगे ना, स्वयं से सोचेंगे ना अपने मन में, स्वयं से कल्पना करेंगे ना, इमेजिन करेंगे ना, तो पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी। और आप जितनी भी हमने लाइन लिखा है ना, आप स्वयं लिख सकते हो। तो याद करने बैठोगे तो भैया तो फंसोगे, याद करने यदि बैठते हो ना तो फंसोगे। तो याद करने नहीं बैठना है, इसको याद करने नहीं बैठना है। क्या करना है, स्वयं से थिंक करना है, स्वयं से इमेजिन करना है, स्वयं से कल्पना करनी है, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। अब सुनते हो ना स्मार्ट स्टडी। व्हाट इज स्मार्ट स्टडी? क्या होता है स्मार्ट स्टडी? जो खूब लेबर करते हैं उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। या फिर स्मार्ट स्टडी का वो डिफिनीशन है, कोई टॉप कर गया किसी एग्जामिनेशन में, उसकी पढ़ाई को हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। जो खूब लेबर करता है ना, तो उनका स्टडी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। या फिर जो एग्जाम में टॉप कर गए उनके स्टडी को हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ऐसा भी बात नहीं है, फिर टॉप कैसे किया? टॉप किया लेकिन उनके स्टडी को ही हम स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं। स्मार्ट स्टडी वो होते हैं जो अपने 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 टीचर को फॉलो करते हैं। जिस टीचर से वो पढ़ रहे हैं ना, जिस टीचर से वो सीख रहे हैं, उनको फॉलो करना, उन पर विश्वास करके चलना, अपने पेरेंट्स को फॉलो करना, अपने पेरेंट्स पर विश्वास करके चलना। तो जब अपने टीचर को फॉलो करते हुए आप स्टडी करोगे ना, जब आप अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हुए स्टडी करोगे ना, दैट स्टडी विल बी द स्मार्ट स्टडी, दैट स्टडी विल कॉल द स्मार्ट स्टडी। कोई बच्चा किसी एग्जाम में टॉप कर गया तो उसके स्टडी को ही बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। और भी लोग आते हैं स्मार्ट स्टडी का बहुत सारे डिफिनीशन देते हैं। तो आपकी स्मार्टनेस एज ए स्टूडेंट, आपकी स्मार्टनेस हर चीज़ में, आपकी स्मार्टनेस बस इतनी सी बात में है कि आप अपने टीचर को कितने फॉलो करते हो, आप कितनी एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करते हो, कितनी रेगुलर पढ़ाई करते हो, और कितने आप अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हो। आपकी स्मार्टनेस तो भैया इसी में, चाहे वो स्मार्ट स्टडी हो, स्मार्ट लुक हो, स्मार्ट
स्मार्ट है, लाइफ हो, कुछ भी हो, आपकी एज ए स्टूडेंट आपकी स्मार्टनेस तो बस इतनी में है। अब इसके अलावा कुछ सोचते हो तो आपकी इच्छा, बट अकॉर्डिंग टू मी आपकी स्मार्टनेस एज ए स्टूडेंट, आपकी स्मार्ट लाइफ, आपकी स्मार्ट स्टडी, आपकी स्मार्ट लुकिंग, कुछ भी दो ही बातों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, आप अपने पेरेंट्स को कितना फॉलो करते हो। सेकंड, आप अपने टीचर को कितना फॉलो करते हो। यदि आप टीचर को पूरी फॉलो करते हो, आप अपने पेरेंट्स को पूरी फॉलो करते हो ना, आप स्मार्ट हो। हर फील्ड में आप स्मार्ट हो, आपसे कोई स्मार्ट है ही नहीं, हर फील्ड में आप स्मार्ट हो। तो मेरे अनुसार स्मार्ट स्टडी का क्या डेफिनेशन है? यदि आप वो बच्चा जो टीचर को फॉलो करता है, वो बच्चा जो पेरेंट्स को फॉलो करता है, दैट स्टडी विल बी द स्मार्ट स्टडी। जो बच्चा अपने टीचर को फॉलो करते हुए लेबर करता है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हुए लेबर करता है, उनके स्टडी को ही हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है जी, तो आपको भी स्मार्ट स्टडी करनी है। आप इन सब चीज़ों को ना स्वयं से इमेजिन करेंगे, स्वयं से कल्पना करेंगे और स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे। चीज़ें आपको पूरी तरह से मेमोराइज हो जाएगी और हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएगी, आपको रटने की कुछ आवश्यकता नहीं है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।